औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी मईशत भी कमज़ोर, हमारी इंडस्ट्री भी कमज़ोर, सनत और मईशत दोनों कमज़ोर। उसकी मेन वजह हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़। वर्ल्ड बैंक या IMF की रिपोर्ट भी कहती है 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। हकीकत में यह है कि गुर्बत की लकीर से नीचे कितने हैं और गरीब कितने और लोअर मिडिल क्लास कितने हैं। अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो 22 करोड़ लोग वो हैं जो गरीब हैं या गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो स्ट्रगलिंग है। इसकी मेन वजह कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पॉलिसी सिंस 1954 और स्पेशली सिंस 1958। इन तमाम वजूहात में हम हमेशा अपने साथ प्रोफेशनल को बुलाते हैं कि कोई ना कोई इशू हो ऐसा जिससे हम अपनी हुकूमत वक्त को बता सकें कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट कैसे करना है जिसका बेनिफिशरी हम पाकिस्तानी हो सकें। आज हमारे मेहमान हैं सैयद अहमद अशरफ साहब। जनाब क्वालिफाइड CMA हैं, FCM में माशाल्लाह 40 साल एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एंड टैक्स कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत मेहरबानी, आपकी नवाजिश। सर आपने आज हमें ज्वाइन किया, हम बड़े मशकूर हैं आपसे। हम आपके एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह इस्तिफादा उठाएंगे और आवाम को भी बताएंगे कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसी या पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट है, इसमें एक तो फ़र्क क्या है। अगर उस फ़र्क को अगर हम कंपनीज एक्ट के साथ मुवाजना कर लें और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज एक्ट 2017 का मुवाजना कर लें तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे? जी, मैं बिल्कुल इसमें अगर वक्तन फ़वक्तन रेगुलेटर और FBR से भी इंटरेक्शन में रहता हूँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नो लॉ इज़ बेटर दैन बैड लॉ। तो वो जो है ना, हमारे मसला ये है कि कानून है, लेकिन कानून जो है वो अलाइनमेंट उनकी ना लोगों के साथ है, ना रियल वर्ल्ड के साथ है, ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ है। इसमें जो SCCP के रेगुलेटेड लॉज हैं वो भी आ जाते हैं और जो FBR के रेगुलेटेड लॉज हैं वो भी आ जाते हैं। तो होता ये है कि कानून तो बना दिया जाता है, बड़ा अच्छा है, उसकी एनफोर्समेंट भी होनी चाहिए, रेगुलेशन भी होनी चाहिए और लोगों को उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी या वो आती है, वहाँ पे आके फिर जो सांप बहादुर की डिस्क्रिप्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं। सर ये हमारा जो आपने बताया कि नो लॉ इज़ बेटर देन बैड लॉ, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। इसका मैं अगर आवाम, चूँकि हमारी सर देखें वो ना तो कॉर्पोरेट नॉर्म्स को समझती मोस्ट ऑफ द आवाम, उसको मैं मिसाल दे देता हूँ कि आज कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लॉ ये आया हुआ है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलान करने हैं। उनका फोकस चलान करने में है, लॉ की इन्फोर्समेंट में नहीं है, रूल ऑफ लॉ पे नहीं है। वो कहते हैं वायलेशन कराओ और चलान कराओ। नहीं, आपकी बात सही है। मैं भी सुबह गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ ये नहर पे पुलिस वाले खड़े होते हैं। अब देखें, लोग सुबह जा रहे हैं, जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं, 2 बच्चियां पीछे बैठी हुई हैं जी जी, उन्होंने उसको पहले स्कूल छोड़ना है, फिर अपने दफ्तर भी टाइम पे पहुंचना है, आप उसको सुबह घेर के खड़े हुए हैं। तो मतलब ठीक है, वायलेशन होगी या हेलमेट नहीं पहना होगा या ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा, ठीक होना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि उस बंदे की कैफियत क्या होगी उस वक्त। सर बिल्कुल कैफियत तो बेचारा तो एम्बैरस हो रहा है एक, और दूसरा ये कि जो हमारे दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि हमने चूंकि चलान करना है तो इसलिए हमने कोशिश ये नहीं करनी कि लोग लॉ को फॉलो करें, क्योंकि लॉ इनकम्प्लीट है। हमने कोशिश ये करनी है कि चलान करो, रेवेन्यू कमाएं। इसी तरह जो हमारा कंपनीज एक्ट है जो बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताएं कि इसके अंदर क्या खामियां हैं और इसको इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी। देखें ये भी मेरे ख्याल में, सॉरी टू कट यू, ये भी मेरे ख्याल में इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट। हाँ जी, देखें इसमें हुआ ये कि 2017 में ये 2000 ड्राफ्ट आया। जी सर, एक्ट आया, मतलब 2016 में ड्राफ्ट आया, ये सर्कुलेट हुआ, भले अंदर अंदर वो खुद ही डिस्कस करते रहे, तो उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया। इतनी जल्दी थी उस वक्त के 2016 में, आपको पता है कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे और कौन चेयरमैन SCCP थे।
तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। फिर उसको हमने इंस्टीट्यूट के लेवल पे और ICAP ने, और 2-4 कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हम लोगों की एक मीटिंग भी हुई कि भाई इसको ज़रा आराम से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछ लें। फिर उन्होंने राउंड टेबल भी शुरू की। खैर वो बन गया, कुछ उसमें बेहतरी आ गई, एक्ट पास हो गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई। ओके, जो जल्दी में, जी जी, हेस्ट में एक वेस्ट वाली बात है ना, कि वो जल्दी में चीज़ें रह गई। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रेगुलेशंस बनाना शुरू किए, एक के बाद इतना बड़ा कानून नहीं है जितने बड़े रेगुलेशंस हैं। अब उनको रेगुलेशन वो अलाइंड भी हैं कि नहीं है एक्ट के साथ, बिजनेस के साथ अलाइंड हैं कि नहीं है, और ओवर रेगुलेटेड है। मतलब इस वक्त कंसिस्टेंसी तो अपनी जगह है, कंसिस्टेंसी तो मैं आपको बताऊंगा ओवर रेगुलेशन हो चुकी हुई है कि ये आपने वोटिंग कैसे करनी है, डायरेक्टर कैसे करनी है। भाई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो पढ़ा लिखा, मतलब एक उसको आप उसको समझाएं ना, उसको बांधे ना, ना उसको अपना एक, जिस तरह पानी अपना रास्ता बनाता है वो बनाता रहेगा। जो इनकम्पिटेंट इन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, जो कम्पिटेंट होंगे वो अंदर रह जाएंगे। सर दुनिया में अगर देखें जो ऑफशोर कंपनीज थी, BVI में खुलती थी और पनामा में, वो कितना रेगुलेटेड है कि आप जाएं कंपनी इनकॉर्पोरेट का, चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको फॉलो करना है और आपकी कंपनी तैयार, आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें, बिजनेस करें, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट के तहत आपने कह दिया ओवर रेगुलेशन है, ओवर रेगुलेटेड है, उसकी वजह से तो कारोबार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा नारा था वो तो फिर फ्लॉप है। नहीं, वो नहीं है अभी फिलहाल जो है ना, वो मतलब इस वक्त जो सूरत है, कंपनियां तो बहुत रजिस्टर्ड हो रही हैं। कंपनियां तो लोग बना लेते हैं, फिर वो NTN भी उसका करा लेते हैं, लेकिन ये है कि वो बाद में पता लगता है या डिफंक्ट हैं या इनएक्टिव हैं या फलाना है, उनमें रेगुलेशन है। तो उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं, अब थोड़ा SEC भी काम करती रहती है, लेकिन जिस पेस से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस पेस से SCCP की रेगुलेशंस नहीं बढ़ रही। सर अभी तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अब जो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया पूरा पोर्टफोलियो, जी जी, पहले हमें पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। जी जी, अब हमारा जो क्लर्क है, जो हमारा अकाउंटेंट है या जो हमारा लॉयर है, उसके पास हमारा पासवर्ड है, वो पासवर्ड वो लेके भाग जाए तो हम बैठे हुए हैं। एक हमारा क्लाइंट है, उसकी ओवरसीज कंपनी, 5 ओवरसीज है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, वो उनके सबके पासवर्ड लेके गायब हो गया। अब वो 5 कभी आएंगे तो बयान हल्फी साइन करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे तो पासवर्ड लेंगे, तो एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब IT जो है वो अभी ये प्रॉब्लम जो आपने की है इस वक्त बेतहाशा प्रॉब्लम FBR में भी यही है, पासवर्ड्स की और लॉगिन की। ये बड़ा सिंपल सा काम है। मतलब ये है कि अगर आपका पासवर्ड है और आप भूल गए हैं या कोई ले गया है या करप्ट हो गया या चोरी हो गया, WhatsApp को देखें आप, आपका अगर चोरी हो जाता है, सेट हो जाता है, 12 घंटे वो ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद वो रीसेट हो जाता है। आप वो पूछते हैं जी आपने फलाना किया। तो ये मतलब ये लेकिन यहाँ पे बयान हल्फी और उसके बाद दूसरा जो SCCP में है, किसी कंपनी के डायरेक्टर उधर डले हुए हैं, किसी के उधर डले हुए हैं, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो खैर क्लैरिकल है जो ठीक हो जाएगा। मतलब ये तो क्लैरिकल हैं चीज़ें, ये वो कर भी रहे हैं बेचारे, कुछ करते भी रहते हैं। शायद उन पास स्टाफ की शॉर्टेज या समथिंग है या रिव्यू नहीं है, ठीक है, जो उनका सॉफ्टवेयर उसमें कोई लेकिन ये है कि मतलब वो जो है वो अभी इस लॉ से अलाइन नहीं हो रहा, नहीं होगा नए लॉ खास लोगों के पास पहले ही मसले मसाइल इतने हैं। मैं कारोबारी आदमी, मैं कारोबार करूं कि पासवर्ड संभाल लूं, SCCP के रेगुलेशंस को फॉलो करूं। अब ये मजबूरी क्या मजबूरी? रेगुलेशंस जो है ना, देखें अब आपको मैं बताऊं, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस हैं, लिस्टेड कंपनी रेगुलेशन, इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन, यानी कि वो ये तक बता रहे हैं कि जी आपने CEO कैसे अपॉइंट करना है। भाई CEO, मैं अगर फर्ज करें मेरी एक फैमिली बिजनेस का कंपनी है तो मुझे आप क्यों बता रहे हैं कि मैंने CEO कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है कि और फिर ये है कि आप कह रहे हैं जी एक फीमेल डायरेक्टर भी होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि बहुत सारी सरकारी कंपनियों में और बहुत सारे जो हैं अदारे हैं, उनमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जी एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर हो। हाँ जी सर, ये भी बड़ा एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होता क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर होता है, हाँ, एक एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होता है। देखिए और उसमें ये होता क्या है? अच्छा, ये जो है मैंने उनको लिखा हुआ है SCCP वालों को कि भाई मुझे ये बताएं कि ये जो है, और आपने ये इनके आर्टिकल मेमोरेंडम कैसे पास किए।
आपका लॉ कहता है कि डायरेक्टर ऐसे इलेक्ट होगा, पहले डायरेक्टर्स जो होंगे वो सिग्नेटरी होंगे, फिर उसके बाद ये होगा कि साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद ये कैजुअल वैकेंसी कैसे फिरनी है। एक सरकारी अफसर आता है, मतलब किसी समझें किसी मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी आता है, वो कुर्सी पे बैठता है और वो कहता है जी मैं 4 कंपनियों का जो चेयरमैन हो गया। 18वां स्केल है लेकिन 4 कंपनी का चेयरमैन है। और ये हकीकत है, पंजाब में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका 18वें स्केल का बंदा 10-10 लाख पे 4 कंपनियों का चेयरमैन है। अच्छा, उसमें यह है कि अब बात ये है कि उसको किसने कहा कि भाई तुम जाके फलानी कंपनी के चेयरमैन हो। कहता जी वो उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो सेक्रेटरी से फाइनेंस कह लें कि जी वो PIA का भी चेयरमैन होगा या सेक्रेटरी डिफेंस PIA का चेयरमैन होगा, तो भाई क्यों होगा, प्रोसीजर तो फॉलो, पाकिस्तान रेलवे का चेयरमैन होगा। तो उसमें यह है कि अगर तो या तो फिर वो कानून आप खत्म कर दें, हाँ जी, कि जी डायरेक्टर जो है उसकी एलिजिबिलिटी भी देखनी है, फलाना देखना है, फलाना देखना है। अब अगर फर्ज करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये एक्स ऑफिशियल डायरेक्टर साहब किसी वजह से कोई कंपनी में गड़बड़ हो जाती है, तो क्या सेक्रेटरी साहब के खिलाफ क्या कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब किसी में हिम्मत है? नहीं, कोई हिम्मत नहीं। किसी के सरकारी अफसर के खिलाफ, या DC लाहौर बहुत सारी कंपनियों के वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और उनके चेयरमैन है, कोई उनको शिकायत कह सकता कि आप सही काम नहीं कर रहे? और वो जो DC लाहौर साहब हैं वो सरकारी सैलरी भी ले रहे हैं, और जिस कंपनियों में वो चेयरमैन वो रिम्यूनरेशन के जिम्मे में आती हैं, या बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं उसके जिम्मे में आती हैं, तो वो तो है। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें बहुत सारे जो है कबाहतें हैं, और मैं उनसे फॉलोअप कर रहा हूँ इस मामले में। शायद वो कभी मुनासिब समझें तो इसको क्लैरिफाई कर दें, या जवाब दे दें, या लॉ अमेंड कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारी, आपके अलावा सर इसमें क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए? एक्स ऑफिशियो होना चाहिए कि सिर्फ प्रोफेशनल नॉमिनी डायरेक्टर्स होने चाहिए स्टेट ऑन ऑर्डर? देखें, ये मामला जो है ना, ये एक्स ऑफिशियो तक नहीं रह गया। अब इसके ऊपर एक और लॉ आ गया है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट। जी, वो शायद आपकी नजर से गुजरा हो। उसमें भी एक क्राइटेरिया दे दिया इन्होंने कि जी उसमें बोर्ड कैसे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अच्छा, अब उसमें हर चीज फेडरल गवर्नमेंट है, जी, और फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। लाइन मिनिस्ट्री है, एक डायरेक्ट मिनिस्ट्री, दूसरी तरफ वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर लॉस मेकिंग है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी एंगेज है, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट भी आ गया उसमें। सेंट्रल मॉनिटरिंग में ये है कि अब फेडरल गवर्नमेंट जो है कंपनियों के बोर्ड अपॉइंट करेगी। मतलब सर ये SOE एक्ट जब बन रहा था ना, तो IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिली कि SOE एक्ट को रिफाइन किया जाए, इनको प्राइवेटाइज किया जाए, नहीं तो इसको ठीक किया जाए। उस सिलसिले में हमारी कंपनी के पास भी एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक कंपनी थी, मैं उनका कंसल्टेंट था। मैंने उसके ऊपर कमेंट किए, पूरा बकायदा बुकलेट बना दी कि ये जो आप SOE एक्ट लॉ पास कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि आप इनको रेगुलेट कर रहे हैं, आप इसलिए करें कि बंद हो जाएं। एग्जैक्टली मेरा ख्याल यही है कि डिसफंक्शनल हो जाए। दूसरा मैंने कहा जी चाइना को देख लें आप, उनकी 6000 9000 SOEs हैं और हमारी 212 हैं, उसमें से भी 114 फंक्शनल शायद। तो वो 6000 उन्होंने की, उनकी GDP में कंट्रीब्यूशन देखें, और हम SOEs को बंद कर रहे हैं। जब मैंने वो कमेंट लेके हेडक्वार्टर पहुंचा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मैंने कहा यार ये देखो ये मैं लेके आया हूँ, उनके बंदे से कंसल्टेशन की। वहाँ एक बाबा जी निकले, मेरा मुंह देखना शुरू हो गया, कहते लॉ में आज तक तो किसी ने इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के भेजा हमें कमेंट, आप पहली मरतबा आए हैं। मैं आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है। मैं क्या अच्छा क्या होता क्या? कहते जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नया लॉ बनाने के लिए हमसे कमेंट्स मांगे हैं, नोबडी बोदर टू आंसर। तो कहता है मैं क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन? कहता ग्रेजुएट हूँ, 20-30 साल पहले अपॉइंटमेंट हुई थी, सेक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग है, मैं खुद ही कमेंट्स लिख के दे देता हूँ कि ठीक है कि नहीं ठीक। तो कहते हैं एक ऑफिसर ने आज तक हमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में फैसिलिटेट नहीं किया। नहीं, जहां तक SCCP का ताल्लुक है, शुरू में मैं बड़े पुरजोश तरीके से कमेंट देता था, लेकिन अफसोस ये है कि कोई एक्नॉलेज भी नहीं करते। इनकम टैक्स में बजट से पहले प्रपोजल मांगते, यानी वो ये भी नहीं कहते कि भाई थैंक यू, आप बहुत शुक्रिया, आपने इतनी एफर्ट की, या कोई कमेंट दें तो आप कम ईमेल को एक्नॉलेज ही कर लें, लेकिन फिर बंदा ये कहता है कि भाई जब आपने करनी अपने वाली है। अभी मैं उसमें देखता हूँ, ये देखें इन्होंने एक अभी पहले रेगुलेशंस बनाए कि SCCP में कि जी वो डायरेक्टर्स जो है हर कैटेगरी के अलग होंगे।
मैंने उनको लिखा, मैं कहा जनाब ये कानून के मुताबिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो कोई जवाब नहीं। आखिर 6 महीने बाद वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो मैंने कहा उसका मतलब इन अलाइनमेंट ही नहीं था जो कंपनी लॉ की पूरी स्कीम है। हाँ जी। तो ये है कि अब इसको अगर ये रिवाइज करते हैं, इसमें जो मसला अब आ गया है ना, वो जो बहुत गंभीर मसला है वो आ गया है, वो ये है कि जिस तरह डिजिटल कंपनियां या डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें ये लॉ को कैसे अलाइन करेंगे, ये इसमें बैठने की ज़रूरत है, सर जोड़ने की। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, अब इसमें वर्चुअल एसेट एक्ट भी आ गया। हाँ जी। और वर्चुअल एसेट पे हम सेकंड सेशन में चलते हैं। अभी जो सर जो हमारा कंपनीज एक्ट चल रहा है, उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि कितनी किस्म की कंपनीज हैं, और ये जो रूल सेक्शन 42 के तहत जो कंपनी रजिस्टर होती है वो, और आम कंपनीज क्या ज़रूरत क्या है हमारे मुल्क की? हाँ जी, इस पे भी पीछे रेगुलेशंस बनाए थे 52 में, ये कमेंट्स मांगे थे, तो मैंने उनको कहा था कि 1913 का एक्ट था कंपनीज एक्ट, फिर 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस आया, अब 2017 का आया। मैं कहा अगर आप इसको कह ही रहे हैं तो SCCP का काम चैरिटीज़ को रेगुलेट करना नहीं है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही वो तो कमर्शियल, मतलब स्टॉक एक्सचेंज है रेगुलेट करें, आप अपना बैंकिंग रेगुलेट करें, मतलब काम करें ना। अब ये सेक्शन 42 में जी वो क्लियरेंस दें और रेगुलेशन करें, उसके बाद जी सिर्फ काम क्या है जी आपको हम ये कह दें कि आप लिमिटेड लफ्ज़ आ गए ना। अब आप देखें पंजाब चैरिटी एक्ट आ गया, खैबर खा चैरिटी एक्ट आ गया, और अपना चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, ट्रस्ट एक्ट नया आ गया है, सारे सूबों में आ गया, उसमें सारी वो क्लियरेंस वगैरह हो गई है। और फिर यह है कि फाउंडेशन भी रजिस्टर होती है, हमेशा से ही होती है, ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है। तो अब इस मौजूदा दौर में मुझे ये बताएं कि चैरिटी के लिए कंपनी रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है, जब इतनी ऑप्शंस हैं। ठीक है कि फेडरल लेवल पे जाने के लिए सिर्फ आपने ये इसका एक एडवांटेज ही है ना, सिर्फ कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड। तो अगर आपने यही खौफ पे चैरिटी करनी है तो ना ही करें। सर इसमें मेरे लिए बड़ा ये है कि मैंने कोशिश की 2015 में 42 के तहत, 2018 में, उससे पहले भी ये था शायद, कि 42 के तहत हम एक कंपनी रजिस्टर कर लें चैरिटेबल। कॉस्ट क्या आ रही है? जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है वो सर कहता है कि मैंने नीचे से ऊपर तक इसको पहिए लगाने हैं, कम से कम 5 मिलियन आपकी कॉस्ट आनी है। चले इसको एग्जैगरेट कर ले, मैं फी कह दें। हाँ, मैं इस पे नहीं इतना मैं नहीं करता, बनाने में तो दुश्वारी है ना। चले दूसरे में पॉजिटिव बहुत ज्यादा इसको बना, क्यों दुश्वारी है? इसमें कम से कम आपको 6 महीने लग जाते हैं। सर आप 6 महीने कह रहे हैं, मैक्सिमम कितने? 3-3 साल में नहीं बनी। हाँ बस वो ऑब्जेक्शन होंगी ना, लेकिन ये है कि मैं इस पे मतलब यूजुअली SCCP बहुत ट्रांसपेरेंट। सर हमारी लिस्टेड कंपनी लिमिटेड है, 500 समथिंग के करीब, 560 है, 500 जितनी। उनको रेगुलेट करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड जो 2 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर हैं, या SNCs हैं, वो तकरीबन एक ही पैटर्न है, स्वाय चंद एक रेगुलेशन ज्यादा है उनके लिए। एग्जैक्टली। और मुझे ये समझ नहीं आती, आपकी जो बात से बात निकलती है कि ये जिस तरह आपने कहा कि सारी चीज़ें वही हैं, फॉर्म वही हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या फ़र्क है? अलावा इसके कि उसके मेंबर्स 50 होंगे या उससे कम होंगे, तो अगर आप अगर कोई बंदा इतना समझदार है तो उसको लेट हिम मेक द डिसीजन कि उसने 50 रखने के, 15 रखने के, 3 डायरेक्टर रखने के, 5 रखने। ये तो जो कंपनी फॉर्म कर रहा है या जो उसका एडवाइज़र है उसकी डिस्क्रिप्शन है ना। अब आप एक कैटेगराइज कर दें कि जी मैंने 50 रख रहे हैं, कल ज़रूरत पड़ जाए तो आप 50 के लिए फिर उसको कंपनी को कन्वर्ट करें, फिर एक और प्रोसीजर में डालें। तो ये कितनी कंपनी होंगी जिसमें 50 डायरेक्टर होंगे? मैं ख्याल 90% तो कंपनी 2 से 10 के दरमियान है। नहीं, डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड में तो 2 ही है सर, एक मेंबर भी होता है। नाजरीन, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 50 होने चाहिए। हम SCCP पे डिस्कशन कर रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत मईशत में आपके साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सैयद अहमद अशरफ साहब। उनसे बात कर रहे थे SCCP के मुतालिक। सर SCCP ने हमें थोड़े से ना हार्ड टाइम भी दिए हुए हैं।
अच्छा, फैसिलिटेट भी करता है, लेकिन हार्ड टाइम ये दिया हुआ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बजाय इसके कि वो हमें फैसिलिटेट करे, रोड़े ज़्यादा अटका देता है हर सिचुएशन में, हर जगह पे। उसमें अभी जो हमारा मर्जर और डी मर्जर्स के सिलसिले में जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके ऊपर बताइए कि इनकम्प्लीट लॉ कैसे है, इनकन्सिस्टेंट कैसे है? देखें, आपने कहा कि वो उन्होंने भी अपना जॉब करनी है, ज़ाहिर है रेगुलेट तो करना है, रोड अटकाने हैं। अब मर्जर बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मर्जर जो है ये कंपनी लॉ में इस्तेमाल ही कहीं नहीं हुआ। ये लॉ, वर्ड नहीं है, ये एक्ट Companies Act में वर्ड ही नहीं है मर्जर का। मिट हो गए। एमलगमेशन और अपना वो है, उसमें मर्जर नहीं, इंडियन लॉ में मर्जर है। हाँ जी, ठीक है कि नहीं? अच्छा, एप्लीकेशन जो होती है वो होती यही है कि फलानी कंपनी मर्ज हो रही है फलानी कंपनी में, और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहलाती है वो। तो मर्जर का लफ्ज हमारे लॉ में शायद भूल गए हैं, लेकिन इंडियन एक्ट में है। अच्छा, अब मर्जर के लिए आप अगर लिस्टेड कंपनी है या उसका वो जो भी उन्होंने डिफाइन की है उसके लिए जाना पड़ता है हाई कोर्ट में। जी जी। और जो सब उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया, वो गाइडलाइंस दे दी हैं कि अगर आप डायरेक्ट कमीशन में दे दें, या अगर एक ही कंपनी एक ही ओनर है तो उस कमीशन के थ्रू भी हो जाती। अब कोर्ट में आप जाते हैं, जाहिर है कोई वकील करते हैं मेरे जैसा, कुछ पैसा खर्च करते हैं, फिर उसके बाद ये है कि वो एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो कोर्ट अप्रूव करता है, फिर हाई कोर्ट उसमें SCCP में फाइलिंग करते हैं। उसके बाद फिर आपको अगर कुछ सर्टन लेवल से ज़्यादा है तो कंपटीशन कमीशन में भी जाना पड़ता है मर्ज अप्रूव कराने के लिए, या शेयर एक्विजिशन अप्रूव कराने के लिए, या आप अगर किसी कंपनी के 30% से ज़्यादा शेयर ले रहे हैं तो वो एक उनका अलग पैरेलल पैटर्न है और हमारा एक पैरेलल पैटर्न है। तो मर्जर और ये जो इसको हम एमलगमेशन या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, ये अलग है, दोनों तीनों चीज़ें अलग हैं। अगर कभी किसी वक्त ये रिव्यू हो रहा है लॉ, जैसा कि आपको मैंने कहा अखबार में खबर आई है ये, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि अच्छा, इसमें एक जो फिक्शन पैदा हुआ है कुछ अरसे से, वो ये है कि एक कंपनियों ने एक पिटिशनें देना शुरू कर दी है कि डी मर्जर की। ओके, कि जी ये कंपनी जो है ये पहली बार ही जो मैंने एक स्कीम पढ़ी कि ये कंपनी डी मर्ज हो रही है, तो ये कंपनी पेरेंट रह जाएगी और ये कंपनी बन जाएगी, इसमें से एक किस्म का एक बच्चा पैदा हो जाएगा और उसमें जो है ये इसका एक शेयर होल्डर हो जाए। अब वो स्कीम, अब पहले तो बात ये है कि ये डी मर्जर कहाँ से आया, क्या लॉ में है ये, है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक अगर आम फहम ग्रामर के स्टूडेंट को पूछें तो अगर कोई चीज़ मर्ज हुई होगी तो डी मर्ज होगी। हाँ जी, अगर हुई नहीं, अगर वो पहले कोई दो कंपनियां मर्ज ही नहीं हुई तो आप उनको डी मर्ज कर दें। जिस तरह ये ICI के एक कंपनी थी वो डी मर्ज हुई थी कि उन्होंने बाद में, तो ये एक्चुअली था स्प्लिट ऑफ जी। ये इंडियन लॉ में भी है कि आप कंपनी को स्प्लिट कर दें। वो उन स्कीम पे मुझे शदीद इतराज़ है कि वो जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उनकी जो फिर ब्रेकअप वैल्यू होती है या उनकी जो वो होती है अपना शेयर की वैल्यू, वो आधी से कम रह जाती है डी मर्जर के बाद। वो इतनी स्कीम को वो अरेंजमेंट करते हैं कि वो जो नया शेयर होल्डर हैं उनको वो इंडक्ट करके उनको कर देते हैं, और ये स्कीम हाई कोर्ट भी अप्रूव कर देता है और SCCP भी अप्रूव कर देती है। लेकिन मेरी समझ में, और मैं आपसे भी पूछूंगा, आप भी माशाल्लाह इतने तजुर्बाकार हैं, कि ये डी मर्जर है क्या और किस कानून के तहत है। सर, इसका जवाब देने से पहले कि मैं छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। जी जी। एंटी डंपिंग ड्यूटी बनती है जी जी, एक पॉलिसी क्रिएट की जाती है जी जी, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ पाकिस्तान में अगर आएगी तो 40% ड्यूटी लगेगी एंटी डंपिंग, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो फैक्ट्रीज हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, कंपिटिटिव नहीं है, कंपेटिटिव नहीं रहेगा। ठीक है। अब जब ये लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगी, उस वक्त इसकी फैक्ट्री यहाँ थी ही नहीं। हाँ जी, यानी कि लॉ बन रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए और वो फैक्ट्रियां हैं ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं कर रही उस प्रोडक्ट की। जी जी। जब ये लॉ बन जाता है तो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर उनको वो रेट जो इंपोर्टेड प्राइस पे पड़ना है और ड्यूटीज बने उसके लेवल उनको मार्जिन दिए जाते हैं, हैफ्टी मार्जिन दिए जाते हैं। सो पॉइंट ये है, चाहे वो स्टील सेक्टर है, चाहे ये घी सेक्टर है, चाहे वो गैस सेक्टर है, इसमें सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है, पॉलिसी प्रोटेक्टेड बिजनेस दिया गया।
अब आ जाएं आपके सवाल के जवाब की तरफ। हाँ जी। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट की जाती हैं या इस तरीके से डेवलप की जाती हैं कि किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बेनिफिट दिया जाए। अब डी मर्जर की जो बात है, सिर्फ और सिर्फ एक बात है सर कि डी मर्जर का लफ्ज़ वर्ड ये क्रिएट किया गया है कहीं ना कहीं किसी सेट को बेनिफिट देने के लिए। उसका शेल्टर लीगल है या एससीसीपी है? ये सबसे पहले मेरा ख्याल 2000 में शायद पहला मैंने डीमर्जर का केस अपनी ज़िंदगी में देखा, और वो ऐसे स्कीम बनाई गई कि मेरा ख्याल जज साहब को भी शायद समझ नहीं आई कि ये कंपनी स्प्लिट हो रही है या डीमर्जर हो रही है। अब अगर आप कहें कि आपने दो कंपनियां आपने अमलगमेट की, जो हमारा आजकल लॉ है उसमें मर्जर तो नहीं है, उसके बाद आपने कुछ अर्से बाद सोचा कि नहीं यार ये ठीक नहीं, हम वापस कर देते हैं इसको, तो डी मर्ज का मतलब तो ये ना कि वापस आ गए आप उस घर में, ठीक है, दोनों ने अपने दोबारा निकाह हुआ, तलाक होगी। हाँ, तो ये जो है ये अभी कंपनी को आप स्प्लिट कर रहे हैं स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक टर्म में या स्ट्रिक्ट अकाउंट, आप भी अकाउंट माशाल्लाह इतना तजर्बा है कि आप कंपनी को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। कुछ एसेट जिस तरह पीआईए को भी किया उन्होंने, पीआईए होल्डिंग बना दिया, उसके एसेट्स वहाँ भेज दिए और उनका पता नहीं कितने वो अभी मैं उनकी बैलेंस शीट अभी स्टॉक एक्सचेंज में आई है, कोई डेफर्ड टैक्स था उनका, वो कोई 13 बिलियन कितना का करके वो उन्होंने शोला मचा दिया कि बड़ी प्रॉफिटेबल हो गई कंपनी। ऑपरेटिंग लॉस है, बॉटम लाइन पॉजिटिव होगी डेफर्ड टैक्स की वजह से, एसेट की वजह से, तो उन्होंने कह दिया कि तो वो कंपनियां स्प्लिट हो गई ना। पीआईए को आपने प्रॉफिटेबल करने के लिए सारी उसकी चीजें हटा दी, तो ये जो अभी कंपनी डीमर्ज हो रही है, अभी लेटेस्ट भी एक कंपनी कोई हुई है पिछले दिनों में, तो ये एससीसीपी को उस पर देखना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कि ये आपका जो स्कीम ऑफ लॉ है सर, चूंकि लॉ इनकम्प्लीट है ना हमारा, अब लॉ इनकम्प्लीट करने के लिए सुना है कि लॉ को दोबारा हम रिवैम्प कर रहे हैं। अभी कोई अखबार में खबर भी है ये परसों तरसों जफर भुट्टा साहब की कि जी 250 बिलियन रुपए सेव होंगे जो कंपनी लॉ नया आ रहा है, उसकी मॉडर्नाइजेशन की जा रही है। ये क्या खबर है सर? सर अल्लाह करे 250 अरब सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिगर कहाँ से आई है, और मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि इतनी इनएफिशिएंसी है। और जिसने खबर दिलाई, जिसने लिखी, जफर भुट्टा साहब का नाम पहले सुना कभी आपने? नहीं, ये हैं अपना बिजनेस ट्रिब्यून में लिखते हैं, बड़े इनकी बड़ी अच्छी रिसर्च होती है। लेकिन ये जो आपने खबर दी है ये मैंने भी पढ़ी है, मेरी नज़र से गुजरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक रिपोर्ट बनाई है, उसका पता नहीं कहाँ का लिंक, आई डोंट नो, कि अगर एक लॉ की वजह से, एक कंपनीज एक्ट की वजह से 250 बिलियन की इनएफिशिएंसी मौजूद है जो उसको रिवाइज करके ठीक हो जाएगी, तो फबेया सर। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये नया लॉ क्रिएट करके 250 अरब रुपए का रेवेन्यू कमाएंगे हम पाकिस्तानियों से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये होगा कि ये फीसें बढ़ा देंगे सर, चीजें कर देंगे। फीसें तो ऑलरेडी एससीसीपी के शेड्यूल में है, लेकिन ये है कि जो ये 250 अरब रुपया, ये तो मतलब सर खुजाने वाली बात है कि ये 250 अरब रुपया अगर कंपनीज एक्ट की वजह से लीकेज है या इनएफिशिएंसी की वजह से है, तो फिर देर किस चीज़ की है? सर पिछले प्रोग्राम में मेंबर एफबीआर आए हुए थे ऑडिट के पुराने एक्स, वो कहते हैं जी 9 अरब रुपए का लोन लिया हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, हम रोकते रहे 9 अरब कुछ भी ना लें, लेकिन वो 9 अरब लोन लेके हम पाकिस्तानियों को, एफबीआर को इतना ट्रैप करना शुरू कर दिया आईएमएफ ने उस 9 अरब रुपए के लोन के अगेंस्ट। तो यहाँ तो 250 अरब रुपए। मुझे ये वैसे मैं बहुत, आप भी कोई इस पे तफ्तीश करें, भुट्टा साहब को, क्या नाम है इनका? जफर भुट्टा साहब। इनसे कोई मेरा राब्ता करना चाहिए कि हजूर अल्लाह को हमें भी अप्राइज करें कि ये जो आपने माशाअल्लाह, ये मैंने इसको नहीं कहता कि ये सच है या झूठ है, या इनको ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं कि ये इनको कहें कि ये भाई अगर एससीसीपी के इस कंपनी एक्ट जो 500 सेक्शन है, 502 सेक्शन है, इनमें ज़ाहिर है सारे तो नहीं ख़राब होंगे, कुछ ठीक होंगे, कुछ अलाइनमेंट होने वाली होगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कुछ जो नई टेक्नोलॉजी आ गई इसके लिए अलाइनमेंट ज़रूरी है, वो जो डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड एक्ट है और जो वर्चुअल एसेट एक्ट है, तो उसमें इनको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इनके लॉ में वो नहीं है अभी। तो अगर ऐसे है 250 अरब रुपया, तो मेरा ख्याल तो दिन रात बैठ के इसको
और विद इन 30 डेज जो है इसको बना के, और जो है जितने दिमाग हैं पाकिस्तान के उनको इकट्ठा करके और ये करके और फौरन कर लेना चाहिए। सर लेकिन मुझे तो डर यही है कि हम पाकिस्तानियों के ऊपर ज्यादा हैवी फीस वगैरह आ जाएगी। वही मैंने कहा ना, पहले ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड और फीसें आ गई तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो खत्म हो जाएगा ना। एज ऑफ डूइंग बिजनेस बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इससे ये जो वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस 2025 ये क्या है? ये मेरी नजर से, मैंने अभी एक्चुअली इसको रिव्यू नहीं किया पर्सनली। नहीं, ये बड़े चुप करके आ गया। अच्छा, मैं बड़ा रास्ते से आया। नहीं, और जरदारी साहब ने साइन किया, जाहिर है प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस है, उसका एक्ट बनेगा। पहले तो वो बड़ी मुश्किल से गजट नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं मिला, तो अब उसमें ये हो गया कि जनाब उसकी एक बॉडी बनेगी जो वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करेगी। और वर्चुअल एसेट्स, वही मैंने फिर आपसे बात की ना, ये जो अखबार की खबर है कि कंपनी लॉ में वर्चुअल एसेट की कोई जिक्र नहीं है। वर्चुअल एसेट हैं किसके? या तो जरदारी साहब के होंगे। नहीं, आई डोंट वो चले वो जिसके भी हो, अगर एक लॉफुल बिजनेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पुराने एसेट है, मैं उनको लॉफुल करना चाहता हूं, एसेट निकाल दूंगा तो वो देखना कौन उसकी वर्चुअल करेंसी करेगा, कंपनी करेगी। फिर ये है कि क्या SECP उसके म्यूचुअल फंड अलाउ करेगी। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस आपने पढ़ा है? कितने पेजेस का है? ये है काफी सारा, 50-60 सफ़े हैं। ओह माय गॉड, इसका काफी डिटेल वर्किंग। हाँ जी, काफी डिटेल्ड वर्किंग है। इसमें शेड्यूल हैं 2-3। 1 बिलियन चाहिए आपको वर्चुअल एसेट के लिए, 2 बिलियन एक्सचेंज के लिए चाहिए, इस तरह करके है। अब मैं सिर्फ ये है कि उसमें ये अब क्या है, ये कंपनी लॉ में ये गुंजाइश देगी SECP के जी आप कोई, फर्ज करें मैं हूँ जी सर, ऑलरेडी कंपनी हूँ, अब ये वर्चुअल एसेट्स का बिजनेस लॉफुल बिजनेस हो गया। हाँ जी, इस एक्ट के तहत ये अपना जुलाई में आ गया। ठीक है क्या नहीं, 5 तारीख को शायद आया, 9 को आया, 5 को। क्या SECP इसको हजम कर लेगी? अगर मुझे मैंने जो उसके तहत भी हमें कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी या उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें उस पर्सन लिखा हुआ है। अच्छा, अब पर्सन की डेफिनेशन तो आपको पता है, पर्सन है, कंपनी है, वो है, कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई भी है। तो अब क्या पर्सन में कंपनी भी आ जाएगी? तो क्या SECP में कोई गुंजाइश ये निकलेगी कि ये ट्रेडिंग कर सकें और कंपनी कर सकें और अपना? अच्छा, उसके तहत, ऑर्डिनेंस के तहत क्या मैं अपने को रजिस्टर करूंगा उनके साथ? एक बॉडी बनेगी, उसमें आप रजिस्टर्ड होंगे। जिस तरह ये SECP है। हाँ जी, बिल्कुल, एक बॉडी, एक पैरेलल बॉडी हो जाएगी। तो ये रेगुलेटेड लॉ जो है ना वर्चुअल एसेट वाला, ये रेगुलेटेड लॉ होगा उस बॉडी के तहत। ओके ओके, ठीक है कि नहीं? उस बॉडी और वो रेगुलेटेड होगी, SECP नहीं उसकी रेगुलेटेड होगी। अच्छा, इसके ऊपर हम एक अलग प्रोग्राम करते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है इस पे काफी डिस्कशन की जरूरत है। सर, अगला जो सिचुएशन है वो डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स, डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स एक्ट 2025, ये भी आया अभी। ये क्या बला है? आप ये ना क्या ये भी कोई आया है? सर यही तो कह रहा हूँ ना। अच्छा, ये तो पास हो गया, ये तो ऑर्डिनेंस भी नहीं है, ये तो एक्ट बन गया इसकी। ये देखें आपके, ये फाइनेंस एक्ट के अंदर तय वो हुआ था। अच्छा, उसके तय वो जिस तरह होता है ना लिफाफे के अंदर सलामी और लिफाफा तो लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा था, और फाइनेंस एक्ट में लोग बहस करते रहे इनकम टैक्स पे। हाँ जी, और इसमें 2 एक्ट थे, दूसरे का नाम मैं भूल गया। ये डिजिटल प्रोसीड करेंसी एक्ट जी जी, और ये एक्ट है और लॉ बन चुका है, लॉ बन चुका है। और ये लॉ बना है बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का 2009 का या 10 का डिसीजन है कि कोई फाइनेंस बिल के तहत के टैक्स के अलावा कोई मैटर फाइनेंस बिल के तहत बजट सेशन में नहीं होगा। ओके, लेकिन इसमें दूसरा लॉ मैं भूल गया, वो भी इसमें था। तो मैंने जब फाइनेंस एक्ट देखा, हम तो सारे इनकम टैक्स को रो रहे हैं कि जी वो हो गया, तो ये बैंकिंग पे टैक्स लग गया और अरेस्ट हो गया, फलाना हो गया। तो ये एक बीच में लिफाफा जो है एक और भी ये एक और लिफाफा है। और इंटरेस्टिंगली ये तो वाइड नहीं है सर, ये तो ये अब पता नहीं, अब उसमें ये है कि सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी जो रेगुलेशन की पावर है वो कमिश्नर FBI को दे दी है रेस्पेक्टिव एरिया के। अब आप ये देखें, जो उसमें डिजिटल प्रेजेंस आती है वो नेशनल लेवल पे है, और उसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या बहुत सारे लोगों का तो आपको ओरिजिन ही नहीं पता क्या वो कहाँ पे है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं? अब सर, ये जो आप बीइंग एन एडवोकेट, अगर मैं उस तरफ से चला जाऊं
आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है, जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रिज कर रही है, स्नैच कर रही है, छीन रही है, वो लॉ ही वाइड है, पॉलिसी ही वाइड है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये कि जो एक लॉजिस्टिक लीगल तरीका है किसी लॉ को अप्रूव करने का, अगर वो अडॉप्ट नहीं हुआ तो वो भी वाइड है। तीसरी तरफ ये है कि फेडरल शरिया कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझसे सवाल किया कि यार शहजाद साहब आप आगे हैं एंटी रिबा के लिए, क्या सिस्टम बंद करना चाहते हैं? मैं कहा सिस्टम नहीं बंद करना चाहिए, इस सवाल का जवाब दे दें। कितने हजार कवानीन हैं और पॉलिसीज हैं, कोई एक लॉ या पॉलिसी जिसका बेनिफिशरी मुआशी तौर पर मैं या आप या हमारे बच्चे हों या पाकिस्तानी हो? तो उन्होंने कहा जी कोई एक लॉ भी नहीं। अभी जितने लॉज अमेंड हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेगुलेशन के लिए हो रहे हैं और फीसें स्नैच करने के लिए हो रहे हैं, कोई ऐसा लॉ भी आ रहा है पाकिस्तान में जिसका बेनिफिशरी मैं आप और हम पाकिस्तानी हो? एक सवाल। दूसरा सवाल टू शॉर्ट कि ये जो आर्टिकल 8 क्या ये इंप्लीमेंट होता है इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज पे? ये जो है बहुत रेयरली होता है। लेकिन ये तो देखें ना, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है और मतलब फुल कोर्ट की जजमेंट है कि भाई आप फाइनेंस बिल में कोई और उन्होंने सारी वर्ड कर दी थी, ईओबीआई की अमेंडमेंट, सोशल सिक्योरिटी की अमेंडमेंट और बहुत से प्रॉपर्टी टैक्स की अमेंडमेंट, कि ये फाइनेंस एक्ट में सिर्फ जो डिफाइन है, जो टैक्स के मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वही फाइनेंस एक्ट में आए, क्योंकि वो सिर्फ नेशनल असेंबली पास करती है, सेनेट में नहीं जाता, सिंगल वो होती है और डिस्कशन के बाद वो बजट जो प्रपोजल है, फाइनेंस बिल जिसे कहते हैं, बिल होता है, फिर फाइनेंस एक्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा इसमें और कोई आप लॉ नहीं कर सकते। और ये मुझे समझ नहीं आई कि अगर आपने प्रोसीड्स पे एक्ट करना था तो इनकम टैक्स में वही चीज़ें रख देते, और आपने पावर भी देनी है कमिश्नर को ही, तो डिजिटल प्रोसीड्स और आपने डेफिनेशन भी करनी है, तो वही बड़े कन्वीनियंटली इनकम टैक्स में भी हो सकती थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कितना रो पीट रहे हैं, हर तरफ चीखें लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुझे हथकड़ियाँ लगा लो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। सो इसी मामले में 37AA की जो आ रही है हथकड़ियाँ लगाने वाली, सर ये बहुत जुल्म है। देखें टैक्स पेयर डिफ़ॉल्ट मल्टीपल रीज़न की वजह से होता है। मैंने पहले भी वो जिस वक्त आया था कि जी हम बिजली का बिल काट देंगे, फलाना काट देंगे, मैंने बड़ी डिटेल्ड लेटर लिखा था कि आप ये नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी बंदे को मार नहीं सकते, तो ये आप नहीं कर सकते। अब ये जो गिरफ्तारी वाली है, मैं बाहर भी रहा हूँ, मेरे पास बाहर से भी टैक्सेशन की कोशिश की है, वहाँ वो कहते हैं कि अगर आप डिफ़ॉल्ट हो गए हैं तो आए आप हमारे साथ बैठें, अरेंजमेंट करें। आप हमसे कहें, आपकी फ़र्ज़ करें आप सैलरीड पर्सन हैं और आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी, वहाँ आपने कैपिटल गेन नहीं दिया, वो कहते हैं आपकी हम 30% सैलरी गार्निशी कर लें। गार्निशी कहते हैं कि आप हर महीने, क्योंकि वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यू डोंट पुश एनीबडी टू पॉवर्टी, आप उसको भूखा नहीं मार सकते सिर्फ इसलिए कि आपके ड्यूज टैक्स चाहिए। हाँ जी। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि उन्होंने, एक बुजुर्ग से आदमी थे, उन्होंने प्रॉपर नहीं खा पी गए, तो उन्होंने कहा जी आपका जो है ना 5000 टैक्स बनता है, तो आप नौकरी कर रहे हैं, तो हम आपसे जो है ना 500 रुपये महीना आपकी सैलरी गार्निशी कर लेंगे। उन्होंने बैठ कर उन्होंने कहा नहीं जी ये बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा ये 30% ऑफ योर सैलरी जो है ना ये 500 ही बनता है। वो सर अपील कर दी उन्होंने, बुजुर्ग आदमी ने, मिस्टर टॉम या मिस्टर टॉमी जो भी कह लें, तो जज साहब को उन्होंने कहा भाई ये तो है, ये देखें आपकी इतनी सैलरी है, ये आपका हाउस रेंट है, ये हम नहीं कुछ कह रहा है, आपकी ग्रोसरी को कुछ नहीं कह रहा है। तो उन्होंने जज साहब को कहा कि सर आई एम अ सीनियर सिटीज़न एंड आई ड्रिंक बियर ऑफ $200 पर मंथ, वो अलाउंस कहाँ पे है? तो जज ने कहा यस दिस इज़ वेरी जेन्युइन, आई कैन नॉट, आपके ये राइट मैं नहीं ले सकता कि यू कैन नॉट एट दिस एज। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम 300 दे देना यार। तो मतलब इतनी अकोमोडेटिंग, मेरा मकसद ये बताने का ये है कि इतनी अकोमोडेटिंग एटीट्यूड है रिकवरी के लिए। सर इधर क्या है, इधर तो हम उसको खुदकशियों पे मजबूर करते हैं, पहले ही हम 22 करोड़ लोग गरीब हैं, अब वो जो उनको और पॉवर्टी में धकेल रहे हैं, तो इसका मतलब जुल्म नहीं कर रहे हम। नहीं, मैं सर आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी 2 मिनट है सर। हाँ मैं आखिरी 2 मिनट में ये मिसाल देता हूँ। कुछ कंपनियों के टैक्स थे, जाके बैंक के अकाउंट सीज कर दी। अब आपने अगर अकाउंट सीज कर दिया तो सारा ऑपरेशन खत्म कर दिया, तो जो आगे आना था आपको, जो सैलरी में आना था, जो उसमें आना था, वो सारा खत्म हो गया। तो ये इतनी हार्श प्रोविजन नहीं होनी चाहिए। और आखिरी लफ्ज ये कहूँगा कि हर बिजनेस में बैड डेट्स होते हैं, आपको पता है। जी। तो अगर एफबीआर में 60 ट्रिलियन या 14 ट्रिलियन की साल की कलेक्शन है,
उसमें से 4-5 बिलियन, 10 बिलियन, 50 बिलियन कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आप जाने दें, आप उसको परस्यू करें, लेकिन एक डिसेंट मुहज़्ज़ब माशरे की तरह उसको एक अरेंजमेंट करें उनसे। लेकिन ये तो खुदा बने हुए हैं ना, ये जो सेक्रेटरीज हैं, मेरे सामने एक सेक्रेटरी बैठा करता है आई एम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये उसका एटीट्यूड था, आई एम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज सो दे आर हुकूमतें वक्त, उनके नीचे गाड़ियां, ऊपर गाड़ियां, आगे पीछे प्रोटोकॉल है, उनको तो हम पाकिस्तानी तो पता नहीं। तो वो एक किसका शेर है, शक्ल जब खूबसूरत हो नज़ाकत आई जाती है। इसी पे मैं खत्म कर देता, जब वो सेक्रेटरी होगा तो फिर सेक्रेटरी, तो फिर सेक्रेटरी होगा। सर हुकूमतें वक्त बन के हम पाकिस्तानी के लिए तो काम नहीं कर रहे, अपने लिए काम कर रहे होंगे फिर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे ट्रेनिंग नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग सर देखें, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तानी को बेनिफिट देंगे तो टैक्स उनका बढ़ेगा, पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ेगी तो उनको। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हर बिजनेस का बैड डेट है, एफबीआर का बैड डेट है, उसको मैनेज करें। लेकिन दूसरी तरफ जो हम क्लाइंट्स हैं जिनके सेल टैक्स रोके हुए हैं, जिनके रिफंड्स रोके हुए हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि मैंने एक लेविश फैमिली को, बिजनेस कम्युनिटी को देखा कि वो हर साल उम्रे पे जाते थे, लेकिन पिछले 4 साल से नहीं जा रहे थे। तो पूछा यार, तो आप तो हर साल जाया करते, कहते यार अल्लाह ने नवाजा इतना था, लेकिन अब सेल टैक्स के रिफंड इतने स्टक करते हुए स्टक, वो अभी रिटर्न ही नहीं फाइल हो रही लोगों की। सर आखिरी 30 सेकंड मैसेज क्या देंगे? मैं मैसेज ये दूंगा कि यार अभी भी वक्त नहीं गया, कुछ होश के नाखून ले लें और लोगों की सुन लें। अल्लाह अकबर। थैंक यू वेरी मच रणधीर शाह साहब, आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, अभी भी वक्त है, होश के नाखून ले लें। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ लोग गरीब हैं। अगर 22 करोड़ लोग कमाने लग पड़े तो आप देखिए कि एफबीआर की इनकम कहाँ जाती है। इन 22 करोड़ लोगों में जो 11 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 11 उसके ऊपर थोड़े से हैं, इनको रोजगार देने के लिए काम कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुश हो जाएगी पाकिस्तानियों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।